छतरपुर जिले के राजनगर ब्लॉक में शिक्षा विभाग में एक ऐसा घोटाला हुआ जिसे लेकर एक युवा ने लड़ाई लड़ी। 2017 से शुरू हुई ये लड़ाई अभी भी जारी है और इस पूरे घटनाक्रम में कोर्ट ने भी 19 नामजद शिक्षकों सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक उन शिक्षकों पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो जांच जेडी के द्वारा करवाई गई तो विभागीय कार्यवाही के नाम पर महज शिक्षकों के इंक्रीमेंट रोके गए हैं। रविंद्र मिश्रा राजनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने कि पूरा घटनाक्रम क्या है और किस तरीके से अब तक की उनकी लड़ाई रही। रविंद्र जी बताएं क्या पूरा घटनाक्रम। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये जो मामला है ये करीब 2017-18 का मामला है। इसमें वहाँ के जो संकुल प्राचार्य थे तत्कालीन आर.के. पांडे, उनके द्वारा अपने प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी अतिथि शिक्षकों की वेतन कर राशि निकाली थी, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी। और उसमें शिकायत में जांच में जो हुई, जांच कमेटी के द्वारा जांच की गई, जांच में दोषी भी पाए गए, जिसमें 19 नामजद शिक्षक और अन्य शिक्षकों पर माननीय न्यायालय महोदय के द्वारा मामला। किस संकुल की बात है? ये राजनगर विकास खंड की कर्री संकुल है। कर्री संकुल देखा जाए तो इतना भ्रष्टाचार है उस संकुल में। वहाँ का जो बाबू है, वहाँ का बाबू खुलेआम भ्रष्टाचार करता है। और भ्रष्टाचार हम इसलिए कह रहे हैं कि अब इतने बड़े प्रकरण में ये मामला 420 का मामला पंजीबद्ध हो गया है और अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कब एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर 22 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी और 11 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया था। और लगभग 9 माह बीत जाने के बाद भी ना तो उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और ना ही उसके संबंध में कोई कार्रवाई की जाए। किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ? उन दोषियों पर 420, 465, 462 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल है पूरे? इसमें जो तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी थे M.K. त्रिपाठी, वो शामिल हैं, और तत्कालीन संकुल प्राचार्य R.K. पांडे और वहाँ के जो बाबू रहे तत्कालीन भागीरथ प्रसाद तिवारी, ये मुख्य रूप से शामिल थे। इनके द्वारा ही पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था और अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सारे शिक्षकों के द्वारा भी उनका सहयोग किया। जो वहाँ के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक हैं उनके द्वारा भी इनका सहयोग किया गया और कुल मिला के 19 नामजद शिक्षक हैं और सब पर एफआईआर दर्ज है। लेकिन एफआईआर तो माननीय न्यायालय के द्वारा करा दी गई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, दुख यहाँ होता है कि जब माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अगर सही तरीके से और नियम से ना हो तो आम व्यक्ति के क्या स्तर होगा, ये तो शायद आने वाला समय ही बताएगा। ये पुलिस कार्यवाही एक अलग विषय हो गई। न्यायालय के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई, हालांकि आज नहीं कल उनकी गिरफ्तारी तो करनी ही पड़ेगी पुलिस को। दूसरे एंगल से अगर देखें तो विभागीय जांच में जिस तरह आपने बताया था कि जेडी के यहाँ भी हमने की, तो विभागीय जांच में भी दोषी पाए गए। विभागीय क्या कार्रवाई हुई है संबंधित शिक्षकों पर? विभागीय जांच में देखा जाए तो जब विभागीय जांच कराई गई थी जांच कमेटी बनाकर, तो उनसे जो वेतन की वसूली थी वो वसूली की गई थी और उनके 2 इंक्रीमेंट रोके गए थे। मैंने उनसे कहा था, उस समय निवेदन किया था कि सर इतने बड़े भ्रष्टाचार में आप इनको निलंबित क्यों नहीं कर रहे हो? जब तक जांच चली जब तक इनको निलंबित करना चाहिए। तो उन्होंने मात्र छोटी सी कार्रवाई करके उस मामले को दबा दिया था। क्या कार्रवाई की थी? ये 2 इंक्रीमेंट और वेतन की वसूली। ये इंक्रीमेंट रोकना कार्रवाई थोड़ी है। आपने तो जैसे वेतन की वसूली की तो आपने तो अपराध सिद्ध कर दिया है। अपराध सिद्ध करने के बाद आप अगर उसमें कार्रवाई कर देते तो मैं न्यायालय कहे के लिए जाता। आपने अपराध सिद्ध कर दिया, उसी को भी आधार बनाकर मैंने न्यायालय गया। माननीय न्यायालय ने उसमें मेरे साक्ष्य देके, मैंने सारे साक्ष्य उसमें लगाए, जांच लगाई, जांच कमेटी के जो जांच की गई वो लगाए, सारे दस्तावेज लगाए। माननीय न्यायालय ने उस पर ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद निर्देश किया एफआईआर का। अच्छा, रविंद्र को जरूरत क्यों पड़ी थी कि ये लड़ाई लड़ने की? आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत संक्षेप में बता। क्या तो मैं उस समय पे आवेदक था। वहाँ के जो तत्कालीन प्राचार्य बीओ थे उनके द्वारा मुझे मतलब जलील करके। किस चीज के लिए आवेदन किया था? मैंने अतिथि शिक्षक जो शासकीय शालाओं में नियुक्तियां होती हैं अतिथि शिक्षक के पद पर, उसके लिए मैंने आवेदन किया था, लेकिन मेरा आवेदन नहीं लिया गया था। और मुझे क्या कहा था उन्होंने? क्या वजह बताई? उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। और उसके बाद फिर आपने कोई शिकायत की? फिर मैंने संकुल प्राचार्य को दिया, उसके बाद फिर मैं बीओ को दिया, फिर डीओ को दिया, फिर जेडी को दिया, आयुक्त को दिया। मैं पूरे वर्ष शिकायत करता रहा और मुझे सभी अधिकारियों से सिर्फ यही जवाब मिला कि उनने भर्ती नहीं की।
यानी भर्ती नहीं की है और इसके बाद फिर वेतन का हरण हो हाँ, जाता ये है। सब बड़ा सवाल है। ये भर्ती ना करने के बाद ये वेतन का हरण कैसे हो गया? रिटर्न में भी आपको दिया हाँ, गया और था? रिटर्न में मेरे पास है और सारे दस्तावेज है मेरे पास। मैंने सिर्फ 2 साल अपने तो दस्तावेजों को कितने शिक्षकों की वेतन आहरित की गई थी? लगभग कितने? 30 से 40 शिक्षक थे उसमें। सभी की वेतन वापस हो गई है। सभी की एग्रीमेंट जो रुके थे उनके द्वारा कार्रवाई उनकी वेतन की वसूली करें। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटे सी अगर कहीं ग्रामीण अंचल से अगर कोई शिक्षक बीमार है, अगर किसी कारणवश वो सो रहा है, अगर कोई ऐसी घटनाक्रम का वीडियो सामने आ जाता है तो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल प्रभाव से मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए उसको निलंबित कर देते हैं। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आपके समक्ष है, आप क्यों नहीं इन पर कार्रवाई निलंबन की कर रहे हैं? सवाल बड़ा बनता है। बड़ा अच्छा, सवाल है रविंद्र ये। जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 2017 से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पे कार्रवाइयां भी नहीं हो रही, चाहे वो शिक्षा विभाग की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो, जो अभी रह गई हैं कार्रवाइयां। क्या मानते हैं रविंद्र जी को, नहीं कभी इस तरह से धमकी आई हो या सेटलमेंट करने के लिए दबाव आए हों? नहीं, बिल्कुल मेरे पास धमकियां भी आई हैं। उस समय पे मुझे कई प्रकार की धमकियां आई, और धमकियां तो ठीक है। इस समय जो मैंने जब अभी ये FIR जब मैंने दर्ज कराई तो मुझे 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धमकी दी गई थी, और मैंने उसका आवेदन भी माननीय न्यायालय के थाना प्रभारी को दिया था कि आपने मास्टरों पर FIR दर्ज कराई है, मैं आपको देख लूंगा। तो मैंने उस संबंध में मतलब धमकियां तो मुझे आती ही हैं, लेकिन मैं धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं 2017 से लड़ाई आज 25 चल रही है, और अगर मैं 2-5 साल और भी लग जाएगा तो मैं बिल्कुल। पुलिस क्या कहती है, क्यों नहीं गिरफ्तारी कर पा रही पुलिस? पुलिस तो कहीं ना कहीं बहाना बना रही है। जो अभी मैं पूर्व थाना प्रभारी रहे सिद्धार्थ शर्मा जी, उनके द्वारा मामले में इतनी सुस्ती बरती गई कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनके जाने के बाद जो 2 डावर जी आए हैं, उनसे जब निवेदन करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। अब विवेचना ये पता नहीं कि किस तरीके की 9 माह बीत जाने के बाद भी कैसी विवेचना चल रही है। कोर्ट के द्वारा इनको रिमाइंडर भी भेजा? हाँ, कोर्ट के द्वारा करीब 4 से 5 रिमाइंडर भेजा गया है। हर बार जी सिर्फ यही कह देते हैं कि हाँ मैं अब विवेचना कर रहे हैं, मैं कथन ले रहा हूँ। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि आरोपियों के किस बात के कथन। रविंद्र, चूंकि कोर्ट में तो है ही हैं आप, लेकिन और क्या सोच रखा था? नहीं सुनवाई होती तो और कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, माननीय चाहे थाना प्रभारी जी हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी जी हो, अगर हमें न्याय इन लोगों के यहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं इनको पार्टी बनाऊंगा माननीय न्यायालय के यहाँ। चलिए, रविंद्र मिश्रा जी है जिनका संघर्ष 2017 से लेकर अब तक जारी है। कानून की अवधारणा है कि देर से न्याय ना मिलने के बराबर है, और इस युवा को 8 साल से न्याय की दरकार है। हालांकि FIR दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि शिक्षा विभाग ने उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। दूसरी ओर अगर कोई सोता भी शिक्षक मिल जाता है, गलती से भी सोता मिल जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी उसे निलंबित कर देते हैं। लेकिन यह मामला न्यायालय में होने के बावजूद, FIR दर्ज होने के बावजूद भी अब तक शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को क्लीन चिट क्यों दे रखी है, किस दबाव के तहत दे रखी है, ये एक बड़ा सवाल है सिस्टम से भी, शिक्षा विभाग से भी। लेकिन रविंद्र हार मानने वालों से नहीं है, और उनका कहना है भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।